तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट कैसे फाइंड करना है उसके कई सारे मेथड्स देखे। तो उसमें मैंने बोला हुआ है जैसे बैटरी, मल्टीपल बैटरी और नोडल, इस पे तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है। इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं आईआईटी में या आने वाले हैं वो सब हो जाएंगे, कहीं नहीं फंसेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा फिर इसमें पावर इन डीसी सर्किट्स। ठीक है ना, इसमें हम लोग एनर्जी लॉस इन रेजिस्टेंस, एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर लॉस मैक्सिमम कब है, वो सारी बातें आएंगी इसमें। तो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें पहला पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पावर लॉस इन रेजिस्टेंस। पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, तो देखो जब भी किसी रेजिस्टेंस से कोई करंट पास हो रहा है, तो जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस आर है और इस रेजिस्टेंस आर से आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट क्यों फ्लो कर रहा है? आई करंट इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पे है, बैटरी के हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और पॉइंट बी बैटरी के लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो वो जो करंट है वो ए टू बी फ्लो कर रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये डी क्यू चार्ज है, आई का मतलब ये हुआ कि डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। समझना ध्यान से इस बात को, डी क्यू चार्ज moves from higher potential A to lower potential B। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ। जब कोई चार्ज हायर पोटेंशियल पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हायर होगी, और जब वो चार्ज लोअर पोटेंशियल पे आ गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लोअर होगी। जैसे किसी मास को हम हायर हाइट से लोअर हाइट पे ले जाएंगे तो उतना जो एनर्जी है वो उसकी लॉस में जा रही है। तो यही काम यहाँ भी हो रहा है। जो डीक्यू है, जो डीक्यू की एनर्जी है वो लॉस हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कितना एनर्जी लॉस होगा, तो डी यू लॉस इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। देखो ये क्लियर है कैसे लिखा है। और अगर हमें निकालना हो रेट ऑफ एनर्जी लॉस, रेट ऑफ एनर्जी लॉस या इसी को हम लोग बोलते हैं पावर लॉस, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी। तो ये आ जाएगा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू वी ए माइनस वी बी। तुम ध्यान से देखो, डी क्यू अपॉन डी टू को हम लोग आई लिख सकते हैं और वी ए माइनस वी बी को हम लोग वी लिख सकते हैं। तो वी एक तरह से क्या हो गया, वी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से पावर लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, पावर लॉस इज वी इंटू आई लिखो, या इसको आई स्क्वायर आर लिखो, या इसको वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो। दिस इज रेट ऑफ एनर्जी लॉस। देखो ध्यान से कैसे निकाला है, कोई डाउट है बताओ। करंट जब भी किसी एलिमेंट को क्रॉस कर रही है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उस एलिमेंट में एनर्जी बढ़ रही होगी या उस एलिमेंट में एनर्जी कम हो रही होगी। जैसे हम लोग आगे की चैप्टर्स में देखेंगे, जब कैपेसिटर होगा तो उसमें एनर्जी बढ़ेगी, तो वहां भी लिखने का तरीका यही होगा, दैट डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे ये है कि ए हायर है बी लोअर है, तो ए से बी अगर चार्ज आ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो गई, पहले हायर पे था फिर लोअर पे आ गया, तो जितनी कम हुई वही लॉस हुई। लॉस कहाँ हुई? रेजिस्टेंस में हुई। रेजिस्टेंस में कैसे लॉस हुआ? तो रेजिस्टेंस तो तुम्हें मालूम है कैसे ऑफर होता है। रेजिस्टेंस ऑफर होता है बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो उन थर्मल कोलिजन्स में एनर्जी लॉस हो रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है जिससे लॉस हो रही है? तो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, बैटरी करंट फ्लो करा रही है। ठीक है, और इसी में हमसे निकालने को हो सकता है कि व्हाट इज हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस। तो अगर कभी निकालना हो कि टोटल हीट कितना जनरेट हो रहा है, तो टोटल हीट जनरेटेड को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल पी डी टी। ठीक है ना, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है। बट ये है कि अगर करंट कांस्टेंट है
जैसा कि मोस्टली होगा, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो हीट जनरेटेड को हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे आई स्क्वायर आर इंटू टी, टी टाइम में कितना हीट जनरेट हुआ है। या फिर अगर वी कांस्टेंट है तो हीट जनरेटेड हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात है, तुम आगे चल के डाउट पूछ सकते हो ये, तो मैं अभी आज तुमसे पूछता हूँ कि आई स्क्वायर आर कब यूज करेंगे और वी स्क्वायर बाई आर कब यूज करेंगे, बोलो। जैसे पावर लॉस लिखना है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, आई स्क्वायर आर यूज करना चाहिए या वी स्क्वायर बाई आर यूज करना चाहिए, तो क्या लगता है तुम्हें? हम्म, तुम कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, आई पता हो तो आई स्क्वायर आर यूज कर लो, वी पता है तो वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लो, ठीक है ना। अब बस इस बात को ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आगे चल के तुम डाउट में डाउट आएगा कि सर इसमें आई स्क्वायर आर क्यों यूज कर लिया, वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं यूज किया। तो उसका डाउट का यही आंसर यही है कि बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। कई बार हमसे कहता है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो इस लाइन से तुम क्या मतलब निकालोगे, आई गिवन है या वी गिवन है, क्यों भाई? रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई जो भी है, तो जब भी अक्रॉस वर्ड का यूज करेगा ना, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम लोगों के घरों में भी जो करंट आ रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, पावर आ रहा है, वो वोल्टेज के फॉर्म में आ रहा है, मालूम है ना, जैसे 220 वोल्ट बोलते हैं, 220 वोल्ट एसी सोर्स। तो ये जो 220 वोल्ट है, जो कनेक्शन है वो हमारा वोल्टेज का कनेक्शन है। वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं पूरे के पूरे घर में, वो सारे के सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में कनेक्ट होने से क्या होगा कि हर एक अप्लायंसेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी यही बोलेगी कि वोल्टेज सेम है, अनलेस कि वो स्पेसिफाई करे कि ये कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट। तो क्वेश्चन में ये बात जरूर ध्यान से पढ़ लेना, कंफ्यूजन हो सकता है कि आई स्क्वायर आर से कंपेयर करें या वी स्क्वायर बाई आर से कंपेयर करें, ठीक है ना। पावर अगर वेरिएबल है तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो सीधे सीधे टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हीट निकालने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, छोटा सा ही पॉइंट है, तो मालूम भी होगा, ये तो पहले पढ़ा होगा। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, पावर सप्लाइड और पावर कंज्यूम्ड बाय अ बैटरी, पावर सप्लाइड और पावर कंज्यूम्ड बाय अ बैटरी। तो देखो समझना ध्यान से, when battery is discharging, when battery is discharging, then it is supplying energy to external circuit, ठीक है, कॉमन सेंस है, सीधा सीधा। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब बैटरी पावर सप्लाई कर रही है, और बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि बैटरी पावर कंज्यूम कर रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो अब ये बताओ कि बैटरी सप्लाई एनर्जी जब करती है तो मान लेते हैं ईएमएफ ई है और बैटरी आई करंट सप्लाई कर रही है, तो फिर से उसी तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पावर सप्लाइड होगा, पावर सप्लाइड बाई बैटरी, ये बन जाएगा वही V इंटू आई से बनेगा, लिखेंगे वैसे ही डी क्यू इंटू ई और अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे E इंटू आई। तो ये ध्यान रखना, पावर सप्लाइड बाई बैटरी इज इक्वल टू E इंटू आई, और इसी में लिख देंगे इफ बैटरी इज चार्जिंग देन, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ये कि वो पावर सप्लाइड की बजाय पावर कंज्यूम्ड बन जाएगा। और बैटरी चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है वो हमें देख के कैसे पता चलेगा, तो देख के हमें करंट की डायरेक्शन से पता चल जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है तो बैटरी चार्ज हो रही है, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट हो रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो पावर कंज्यूम्ड का भी यही फॉर्मूला होगा, E इंटू आई। फॉर्मूला वही है दोनों के लिए, पावर कंज्यूम्ड हो या पावर
सप्लाइड हो। ठीक है, दिस इज सेकेंड पॉइंट। क्लियर है? देन थर्ड पॉइंट, efficiency of a battery, efficiency of a battery। बैटरी एफिशिएंसी से क्या मतलब है? देखो, जब भी बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब अगर नॉन आइडियल बैटरी है, तो नॉन आइडियल बैटरी में क्या, उसका खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम बैटरी के साथ में सीरीज में ही दिखाते हैं। अब जैसे ये सर्किट है तुम्हारे सामने, तो इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा होगा। कितना करंट होगा, इस आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू होगी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बोलो, अभी बताओ कि पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना पावर लॉस हो रहा है, तो वो पावर लॉस की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर आर, लिख सकते हैं। देखो, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। और पावर सप्लाइड बाई बैटरी कितना होगा, तो पावर सप्लाइड बाई बैटरी होगा ई इंटू आई। तो ये वैल्यू आएगी ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। देखो ध्यान से, अब है क्या, बैटरी जितना पावर सप्लाई कर रही है वो सारा का सारा एक्सटर्नल सर्किट में लॉस नहीं हो रहा है, या ऐसे कहना चाहिए वो सारा का सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी डिसिपेट हो रहा है। बैटरी की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी बाहर ट्रांसफर नहीं हो रही है, बैटरी के अंदर भी खुद के कुछ लॉसेज हैं, और उन लॉसेज की वजह से बैटरी की एफिशिएंसी 1 से कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए तरीका यही है, किसी भी सिस्टम का अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है तो उसका जनरल मेथड यही है, दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब एक्चुअली हमको आउटपुट क्या मिला और हमें इनपुट क्या देना पड़ा। तो यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ का आउटपुट है पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, एंड पावर इनपुट का मतलब हुआ कि पावर सप्लाइड बाई बैटरी। तो पावर लॉस अपॉन पावर सप्लाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा आर अपॉन आर प्लस आर मिलेगा। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। पावर लॉस अपॉन पावर सप्लाइड, एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी। ठीक है, तो फॉर आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी किसको बोलेंगे, आइडियल बैटरी हो जाएगी जिसके लिए एफिशिएंसी की वैल्यू 1 बनेगी। एफिशिएंसी 1 कब होगी, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। अदरवाइज कोई भी बैटरी होगी तो उसका एफिशिएंसी 1 से कम ही आएगा। ठीक है, दिस इज
efficiency of a battery. ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में एक छोटा सा थ्योरम है कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ठीक है, और इसमें बढ़ने से पहले हमको बाकी सारा काम तो वही करना है. एक सिंगल हमने बैटरी ली हुई है, उस सिंगल बैटरी में कैपिटल आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस हो रहा है वो ध्यान से देख लो, वही है. क्लियर है? अब हम ये चाहते हैं कि बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इनमें आपस में क्या रिलेशन हो जिससे बैटरी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर लॉस कर रही है वो मैक्सिमम हो. ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं टू मैक्सिमाइज पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टू मैक्सिमाइज पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पावर लॉस को कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं. तो जरा इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा. कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर, इसको जरा डिफरेंशिएट करके कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में जीरो करो और देखो क्या आता है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ठीक है ना? हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ बैटरी विल ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस when battery internal resistance is equal to external resistance. ठीक है ना? A battery will supply maximum power to external resistance when it is equal to internal resistance of the battery. When it is equal to internal resistance of the battery. ठीक है, यूज करेंगे अभी आगे. एक और पॉइंट इसमें स्टडी कर लेते हैं पहले. And fifth point is electric bulb. इसको हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये है क्या? अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है आपने देखा हो
और बचपन में मतलब पहले आते थे, अभी तो सब जगह CFL यूज होती है, LED यूज होती है। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है ये वो थॉमस एडिसन वाला बल्ब है, ठीक है ना। और इस बल्ब में इसके कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सिंपल है, इट इज सिंपली अ रेजिस्टेंस। ये सिंपली एक रेजिस्टेंस है और नॉर्मली नाइक्रोम टंगस्टन के वायर इसमें यूज होते हैं और इसको हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है ये सिंपली एक रेजिस्टेंस है। अगर तुमने इसको देखा हो कभी पहले, काफी पहले, क्योंकि पता नहीं अब मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये सिंपली जो है रेजिस्टेंस की प्रिंसिपल पे काम करते हैं। होता क्या है कि वो जो वायर रहता है, जो भी मैग्नेटिक या टंगस्टन का वायर रहेगा, तो उस वायर में जो हम करंट पास करते हैं तो उस वायर का रहता है कुछ रेजिस्टेंस। अब उस वायर का रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि उसमें हीट लॉस होता है। अब वो हीट लॉस इतना ज्यादा होता है कि तुम्हें याद हो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में बोलते थे कि ये वाला जो कर्व आता है इस लैम्डा पे हमको दिखाई देता है। तो वो जो लैम्डा होता है, लैम्डा m/t, वो वीन्स लॉ वाला लैम्डा, ये टी जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो लैम्डा है वो विजिबल रीजन में आने लगता है। अब होता क्या है कि इसमें इसमें ज्यादातर जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है, बहुत कम एनर्जी होती है जो लाइट में कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए इसका यूज धीरे धीरे खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, तो LED, डायोड, सेमीकंडक्टर्स वगैरह यूज होते हैं। बट अभी भी हम लोगों के सिलेबस में अभी ये रह गया है अभी, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। बेसिक बात हमें ये समझनी है कि इट इज सिंपली अ रेजिस्टेंस, बस। अच्छा, इसको अगर तुमने कभी देखा हो तो इसके ऊपर इसका रेटिंग लिखा रहता है, देखा है? तो वो रेटिंग किस तरह से लिखा होता है? जैसे तुमने देखा होगा तो लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट, क्योंकि हम लोगों ने तो 220 वोल्ट वाले ही देखे होंगे सारे। तो 100 वाट हो सकता है, 50 वाट हो सकता है, 200 वाट हो सकता है। तो रेटिंग ऑफ बल्ब का मतलब ये हुआ कि उसमें दिया होगा कि इट इज V वोल्ट्स एंड P वॉट। तो इसका मतलब ये है रेटिंग का कि अगर हम इस बल्ब को V वोल्ट्स के अक्रॉस लगाएंगे तो इसमें P वॉट का पावर लॉस होगा। तो जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस में पावर लॉस की वैल्यू होती है V²/R। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा वो बन जाएगा V²/P। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? ये वही फॉर्मूला यूज किया है, P = V²/R वाला। पावर निकालते हैं V²/R से, तो उसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं हम लोग V²/P से, ठीक है। तो मतलब यही है कि व्हेन V सप्लाई इज इक्वल टू V रेटेड, देन इट dissipates P वॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और इसमें हम लोग एक बात ये भी बोलते हैं कि फॉर सेफ वर्किंग के लिए जो V सप्लाई है ये उसके रेटेड वोल्टेज से या तो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अगर हमने उसके अक्रॉस सप्लाई उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा लगा दी तो वो बल्ब फ्यूज हो सकता है, उसका जो वायर है वो ब्रेक हो सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई जब हमने उसके ऊपर सप्लाई वाला वोल्टेज लगाया है तब वो P वॉट का पावर डिसिपेट कर रहा है। तो अगर हम उसके ऊपर ऐसी सप्लाई लगाते हैं जो रेटेड से कम है तो उस केस में क्या होगा? तो व्हेन V सप्लाई इज लेस देन V रेटेड, तो देन एक्चुअल पावर लॉस जो होगा, एक्चुअल पावर लॉस, तो उसको हम लोग P एक्चुअल बोल सकते हैं। तो P एक्चुअल की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि V सप्लाई स्क्वायर अपॉन R बल्ब के इक्वल होगी। बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। और ध्यान रखना कि जो एक्चुअल सप्लाई होगी वो उस बल्ब के ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होगी।
बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा है या कम है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो उसकी रेटिंग डिसाइड नहीं करेगी। उस बल्ब को हमने कहाँ लगाया हुआ है सर्किट में, और उस वक्त उस बल्ब में एक्चुअल पावर कितनी लॉस हो रही है, वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगी। तो ऐसा नहीं है कि बल्ब ज्यादा पावर का है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा ही होगी, डिपेंड करेगा कि हमने उसको सर्किट में किस तरह से लगाया हुआ है। ठीक है ना? जैसे कि नीचे लिख सकते हैं इसमें पॉइंट नंबर ए में, अगर कई सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, सपोज इस तरह से B1 B2 B3, तो देखो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हर एक बल्ब में करंट का वैल्यू सेम होगा? और करंट का वैल्यू सेम होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर बल्ब। या ऐसे बोल सकते हैं कि ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होगा, अगर हम सेम वोल्टेज के ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है उसके रेटेड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो जो कम पावर वाला बल्ब होगा उसमें ब्राइटनेस ज्यादा आएगी, और अगर ये सारे बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, सपोज अगर यही सारे बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में लोग ये बोलेंगे कि इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम रहेगा, और अगर वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम है तो जो ब्राइटनेस होगी, क्या कहोगे, इस बार जो ब्राइटनेस है वो वी स्क्वायर अपॉन आर बल्ब के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि आर बल्ब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बल्ब के पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि रेटेड पावर के प्रोपोर्शनल। तो हम लोगों के घरों में जो वायरिंग है वो पैरेलल में है, तो जिसकी वजह से जो ज्यादा पावर का बल्ब होगा उसमें ब्राइटनेस ज्यादा आती है। बट अगेन डिपेंड करेगा, अगर कॉम्बिनेशन हम चेंज करेंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बेसिक बात बस इतनी सी है कि बल्ब है क्या, बल्ब इज नथिंग बट अ सिंपली रेजिस्टेंस है ये। ठीक है ना? देखो एक बार ध्यान से, क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो पावर में पॉइंट्स इतना ही है जो ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन करते हैं फिर आगे इसमें। अरेंज द फॉलोइंग सर्किट्स in decreasing order of power loss when connected across same supply. When connected across same supply. Point number A. B.
सी and D. Each resistance is R. Each resistance is R. इन सभी को हमने सेम सप्लाई पे कनेक्ट किया हुआ है, तो हमें इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लॉस में। बताओ इसमें देखो क्या आएगा। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लॉस करना है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पावर निकालेंगे वो पावर लॉस को लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट से, ठीक है ना। अब आर इक्विवेलेंट देख लो, हर एक केस में क्या होगा। पहले केस में रेजिस्टेंस 3R आएगा, इस केस में रेजिस्टेंस 3R/2 होगा, इस केस में रेजिस्टेंस R/3 आएगा, और इस केस में रेजिस्टेंस 2R/3 होगा। तो सबसे ज्यादा पावर लॉस होगा सी में, सी के बाद आएगा बी, सी के बाद आएगा डी, डी के बाद होगा बी एंड देन ए। सी डी बी ए, करेक्ट। कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, और देखो। सपोज ये कई सारे रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम, 6 ओम, 1.5 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम। हमें निकालना है अरेंज दी resistances in decreasing order of power loss. Arrange the resistances in decreasing order of power loss. कैसे करेंगे इसमें? अब देखो करना तो यही कि हमें हर एक रेजिस्टेंस में करंट पता चल जाए, तो आई स्क्वायर आर से कंपेयर कर सकते हो, या फिर हमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाए तो वी स्क्वायर अपॉन आर से कंपेयर कर सकते हो। तो मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे वोल्टेज निकालना ज्यादा अच्छा है। ये V1 हो गया और लेट से ये V2 हो गया। तो अगर तुम इधर का रेजिस्टेंस निकालोगे तो 3 और 6 का कंबाइन होके आएगा 2 ओम। भाई 3 और 6 कंबाइन होके बनेंगे 2 ओम। और इधर क्या बनेगा? इधर देखो 1.5 और 3, 1.5 और 3 कंबाइन करोगे अगर, तो ये आएंगे 1 ओम, और 1 ओम और 1 ओम फिर से पैरेलल में, तो ये 0.5 आएगा। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आएगा 0.5 ओम, ठीक है। तो V1 और V2 जो है वो E को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2:0.5 यानी 4:1 में। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 4E/5 और V2 की वैल्यू हो जाएगी E/5। हो गया। अब देख लो हर एक में लिख देते हैं। जैसे 3 ओम में कितना पावर लॉस होगा, तो 3 ओम में होगा V1²/3, तो ये हो जाएगा, देख लो कितना आएगा, 16E² अपॉन 75। इसी तरह से पावर इन 6 ओम क्या आएगा, तो 6 ओम में 8E²/75 होगा,
और लिखो 1.5 में कितना होगा, तो 1.5 में होगा ई स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 1.5, तो ये एक तरह से 2 ई स्क्वायर अपॉन 75 हो जाएगा। 3 ओम में कितना होगा, तो ये ई स्क्वायर अपॉन 75 हो जाएगा। और 1 ओम में कितना होगा, तो 1 ओम में देखो आएगा ई स्क्वायर अपॉन 25। देखो होगा या नहीं होगा। अब तुम इसमें कंपेयर कर लो कौन बड़ा छोटा है, क्यों भाई। हेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 3 ओम, फिर 6 ओम, फिर 1 ओम, 1.5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और फिर ये लास्ट वाला 3 ओम। इसको कुछ और डैश कर देते हैं, देखो क्लियर है या नहीं। बताओ। यस सर। चाहे करंट निकाल लो हर एक में आई स्क्वायर आर से कंपेयर कर लो, या हर एक के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो वी स्क्वायर बाई आर से कंपेयर कर लो, तो मुझे लगा V1 V2 निकालना ज्यादा इजी रहेगा ना। ठीक है, अभी इसमें हम थोड़े प्रॉब्लम्स और करेंगे, अभी बाकी सारे पॉइंट्स कवर करने हैं अभी, तो आज वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।